तो हेलो बच्चों, आज की इस क्लास में जो है आपका गुड इवनिंग करते हैं। सभी बच्चों का स्वागत है इससे अपने प्यारे से इस यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं हम लोग 10th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 का जो है 10th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 है, अम्ल भस्म और लवण कर रहे हैं हम लोग। पार्ट 2 है, इसमें हम लोग इस चैप्टर का जो है पार्ट 1 जो है हम लोगों ने देख लिया। पार्ट 1 वीडियो जो है और ये इस चैप्टर का जो है ना चैप्टर का दूसरा वीडियो है। तो चलिए, इसमें हम लोग पहले क्लास में जो है हम लोगों ने पढ़ लिया था कि हम लोग अम्ल के गुणों के बारे में, अम्ल क्षार क्या होता है इसके बारे में पढ़ लिए थे। और साथ ही साथ जो है अम्ल के कुछ रासायनिक गुण भी और भौतिक गुणों को भी देखा था। रासायनिक गुण हम लोग देख रहे थे, जिसमें हम लोगों ने देखा कि अम्ल जब धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, अम्ल जब क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, जब अम्ल धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है। और साथ ही साथ जो है हम लोगों ने देखा कि धातु के ऑक्साइड है ना, धातु के ऑक्साइड जब भस्म के साथ अभिक्रिया करता है तो किस प्रकार से अभिक्रिया करके क्या बनाता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि जब अम्ल, ये भी एक तरह का अम्ल का रासायनिक गुण ही है, जब अम्ल है ना जल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जब अम्ल जल से अभिक्रिया करता है तो यह एक प्रकार का ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। कैसी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी। इसके पहले वाला चैप्टर में आपने वो बताया था ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वैसे अभिक्रिया को कहते हैं जिसमें ऊष्मा क्या होता है, बाहर निकलती है ना। तो जब अम्ल जल से अभिक्रिया करता है तो एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ना, एक विस्फोट के साथ जो ऊष्मा निकलती है। तो इसमें किस तरह से जब अम्ल जल के साथ अभिक्रिया करता है जैसे, तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, और यह अभिक्रिया 2 चरणों में पूरा होती है। यह अभिक्रिया कितने चरणों में पूरा होती है, 2 चरणों में। पहला चरण जैसे HCl जो है, जब हम इसको जल में डालते हैं तो HCl जो है हाइड्रोजन आयन प्लस क्लोरीन आयन में क्या हो जाता है, टूट जाता है। फिर उसके बाद स्टेप 2 में इसमें जो जल में जो है, जल में हाइड्रोजन आयन जो है, हाइड्रोजन आयन जल से अभिक्रिया करके H3O प्लस यानी हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। इसका नाम क्या है, H3O प्लस जो है इसका नाम है हाइड्रोनियम आयन, और प्लस ऊष्मा रिलीज होता है। और ये अब दोनों अभिक्रियाओं को जो है दोनों एक 2 चरण में होता है। इन दोनों स्टेपों को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो इस तरह से हाइड्रोजन जो है कट जाता है, और यहाँ इस साइड में जो है बच जाएगा क्या, HCl और H2O है ना। यही चीज़ हम लोग लिए थे जब अम्ल जल के साथ अभिक्रिया करता है तो इस साइड में क्या हम लोग को मिला, H3O प्लस प्लस क्लोरीन आयन, और साथ ही साथ ऊष्मा रिलीज हुआ। यानी कहने का मतलब है जब अम्ल जल के साथ अभिक्रिया करता है तो अभिक्रिया के फलस्वरूप हाइड्रोनियम आयन है ना, और साथ ही साथ जो है कुछ आयन बनाते हैं और साथ ही साथ ऊष्मा रिलीज होता है। यानी जब अम्ल जल से अभिक्रिया करता है तो है ना हाइड्रोनियम आयन और साथ ही साथ ऊष्मा रिलीज होता है। अब यहाँ पर एक सवाल ऑब्जेक्टिव आता है कि जब अम्ल की अभिक्रिया जल से कराते हैं, तो जब अम्ल की अभिक्रिया जो है जल से कराते हैं तो अम्ल को जल में डालना चाहिए कि जल को अम्ल में डालना चाहिए। तो इस तरह के सवाल होते हैं। तो देखिए, जो है अम्ल जल से अभिक्रिया करता है तो एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। देखिए, जब हम लोग क्या करते हैं कि जल की अभिक्रिया है ना, जल की अभिक्रिया जब अम्ल की अभिक्रिया जल से कराते हैं तो अम्ल में जल को डालते हैं। अम्ल को क्या करते हैं, जल में डालते हैं। और कैसे डालते हैं, तो धीरे धीरे बूंद बूंद करके डालते हैं। धीरे धीरे क्या करते हैं हम लोग, बूंद बूंद करके डालते हैं। बूंद बूंद करके इसलिए डालते हैं कि अगर हम लोग केवल जो है ना, अगर जल में अम्ल को डाल देंगे तो बहुत ज़्यादा ऊष्मा रिलीज होगा और ऊष्मा के साथ विस्फोट भी हो सकता है, और इससे हमें क्या हो सकता है कि दिक्कत भी हो सकता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि, और अम्ल को जल में तो डालते नहीं, क्योंकि अम्ल में अगर डायरेक्ट हम लोग जल को डालेंगे तो बहुत ज़्यादा ऊष्मा बनेगा और ऊष्मा रिलीज होगा, विस्फोट होगा, और विस्फोट के साथ जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना नुकसान हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर क्या करते हैं कि जब हम लोग, इसलिए अम्ल में हम लोग जल को बूंद बूंद करके जो है ना डालते हैं, बूंद बूंद करके डालते हैं। और जैसे जैसे ऊष्मा थोड़ा सा बनता है तो उसको बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग करची से चलाते जाते हैं ताकि ऊष्मा जो है ना, जिससे जैसे हम लोग क्या करते हैं कभी कभी दूध को जो है ना घर में क्या करते हैं कि गर्म करते हैं, तो क्या होता है कि दूध जब हम लोग ऊष्मा बढ़ाते हैं तो दूध क्या होने लगता है, उबलने लगता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि ऊष्मा को कम करने के लिए हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं, दूध को चला देते हैं। तो क्या होता है कि थोड़ा सा जो है ना वो उबलता नहीं है, यानी कि थोड़ा सा ऊष्मा को हम लोग क्या करते हैं, चारों तरफ फैला देते हैं। तो वैसे ही हम लोग करते जाते हैं, ठीक है।
तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन में आएगा कि अम्ल की अभिक्रिया जब जल से कराते हैं तो जल में अम्ल को डालना चाहिए या जल को अम्ल में डालना चाहिए। तो याद रखिएगा, अम्ल को जल में डाला जाता है और बूंद बूंद करके डालते हैं, ताकि जो है ना, ताकि हमें ज़्यादा नुकसान यानी कि ताकि हमें आसानी से अभिक्रिया हो। तो आगे हम लोग को पढ़ना है क्या, अम्ल के प्रकार। अम्ल जो है दो प्रकार के होता है, पहला प्रबल अम्ल और दूसरा दुर्बल अम्ल। अम्ल कितने प्रकार के होता है, ये सवाल पूछा गया है यहाँ से। दो प्रकार के होता है, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल किसको बोलते हैं, तो वैसे अम्ल को जो जल में पूर्ण रूप से घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। वैसे अम्ल जो जल में घुल करके पूर्ण रूप से हाइड्रोजन आयन देते हैं, तो वैसे अम्ल को बोलते हैं प्रबल अम्ल। और दुर्बल अम्ल किसको बोलते हैं, जो जल में वैसा अम्ल जो जल में आंशिक रूप से घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है, यानी जो पूर्ण रूप से घुलनशील नहीं होता है ना, पूर्ण रूप से घुलनशील नहीं होता। जैसे देखिए यहाँ पर अगर मान लिया जाए कि हम किसी 50 मिलीलीटर जो है ना, इसमें हम लोग अम्ल लिए हैं और है ना, अम्ल लिए हैं और ये पूरा क्या हो गया, पूरा घुल गया, तो ऐसे अम्ल को बोला जाता है प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल के उदाहरण HCl, H2SO4 और HNO3। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। और वैसे अम्ल जो जल में आंशिक रूप से घुलता है, आंशिक माने पूरा नहीं घुलता, ठीक है, कुछ घुलता है और कुछ नहीं घुलता है, तो ऐसे अम्ल को बोला जाता है दुर्बल अम्ल। यानी ऐसे अम्ल जो हम लोग तो अम्ल के बारे में जानते हैं, आर्हेनियस ने बताया था अम्ल किसे कहते हैं, तो अम्ल वैसे पदार्थ को कहते हैं जो जल में घुल करके हाइड्रोजन आयन देता है। लेकिन हाइड्रोजन आयन देता है। अब अम्ल दो प्रकार के, प्रबल दुर्बल। प्रबल अम्ल क्या होता है कि जो पूर्ण रूप से जल में पूरा घुल करके हाइड्रोजन आयन देगा, और यह जो होगा वो पूरा रूप से नहीं, आंशिक रूप से। आंशिक माने थोड़ा घुलेगा और हाइड्रोजन आयन देगा, तो ऐसे हम लोग को दुर्बल अम्ल कहते हैं। यहाँ से सवाल आता है कि निम्नलिखित में से बताइए कौन प्रबल अम्ल के उदाहरण हैं। तो प्रबल अम्ल के उदाहरण 3 को याद रखना है। HCl होता है, H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल। और दुर्बल अम्ल के उदाहरण है CH3COOH, इसको बोलते हैं एसिटिक अम्ल, जो सिरका या विनेगर में होता है। क्वेश्चन आएगा सिरका या विनेगर में कौन सा अम्ल होता है, तो एसिटिक अम्ल, ये भी दुर्बल अम्ल, पूरा जल में घुलता नहीं। HCOOH फॉर्मिक अम्ल या मेथनोइक अम्ल, चींटियों के डंक में कौन सा अम्ल होता है, यह। H2CO3 कार्बोनिक अम्ल होता है। H3PO4 फास्फोरिक अम्ल होता है ना, इसको याद रखना है। तो इस तरह से हम लोग देख लिए अम्ल दो प्रकार के होता है। अब आगे पढ़ना है भस्म या क्षार के प्रकार। तो ये भी जो है 2 प्रकार के होता है। भस्म या क्षारक भी कितने प्रकार के होता है, 2 प्रकार के, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार, या प्रबल भस्म और दुर्बल भस्म। प्रबल भस्म के बारे में हम लोग जानते हैं, जो जल में घुल करके OH निगेटिव यानी हाइड्रोक्साइड आयन देता है, हाइड्रोक्साइड आयन देता है, ठीक है। तो अम्ल क्षार के बारे में जानते हैं। अब प्रबल क्षार पूछ रहा है, तो वैसे भस्म को बोलते हैं जो जल में पूर्ण रूप से घुल करके OH निगेटिव यानी हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करता है। तो वैसे अम्ल को क्या, वैसे क्षार को क्या बोलते हैं, प्रबल क्षार। दुर्बल क्षार किसको, दुर्बल माने कमजोर है, यानी पूरा घुले नहीं, वैसा भस्म जो जल में आंशिक रूप से घुलकर OH निगेटिव आयन देता है। यानी वैसे भस्म जो जल में घुलकर जल में आंशिक रूप से घुलेगा, आंशिक माने पूरा ना घुलेगा, थोड़ा घुलेगा और घुल करके OH निगेटिव आयन प्रदान करता है, तो उसको बोलते हैं दुर्बल क्षार। अब इसके उदाहरण है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो चलिए जो है ना, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसके बाद हम लोग आगे के देखते हैं पढ़ना क्या है। तो चलिए बच्चों आगे हम लोग देखते हैं, है ना। आगे हम लोग को पढ़ना है सांद्रता के बारे में। सांद्रता क्या होता है, तो किसी विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा विलयन की सांद्रता कहलाता है। यानी किसी विलयन में जो है, किसी विलयन में विलेय की जो मात्रा होता है वो क्या कहलाता है, विलयन की सांद्रता। अब हम यहाँ पर विलयन की सांद्रता, हम सांद्रता के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, तो देखिए आगे जो पढ़ना है पीएच मान। पीएच मान का हम लोग इस्तेमाल करने के लिए सांद्रता का इस्तेमाल करते हैं। सांद्रता क्या होता है, कोई भी विलयन है तो किसी भी विलयन के अंदर जो है विलेय कितना घुला हुआ है, जैसे चीनी और पानी को हम मिला दिए तो चीनी में पानी कितना % घुला हुआ है, सांद्रता को अलग अलग जो है ना रूपों में व्यक्त करते हैं, प्रतिशत के रूप में,
द्रव्यमान बटा आयतन के रूप में हम लोग व्यक्त करते हैं, ठीक है, भार बटे भार के रूप में व्यक्त करते हैं, आगे क्लास में पढ़ना है। तो यहाँ पर जो है हम लोग लिए हैं विलेय को, जैसे चीनी में पानी जो है, पानी में जो है ना चीनी कितना % घुला हुआ है, यह सांद्रता के द्वारा व्यक्त किया जाता है, उसकी सांद्रता व्यक्त बताता है। तो पीएच मान क्या होता है? तो पीएच मान जो होता है किसी विलयन में उपस्थित है ना, पीएच मान 2 नंबर में आता है कि पीएच मान से आप क्या समझते हैं। तो किसी भी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता के लघुगणक के ऋणात्मक मान को ही उस विलयन का क्या कहते हैं? पीएच मान कहते हैं। देखिए यहाँ पर ये सूत्र लिखा गया है, पीएच मान होता क्या है? तो किसी भी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है ना, इसमें हम लोग विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा को हम लोग विलयन की सांद्रता कहते थे। अभी किसी विलयन में है ना, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को जो है ना, किसी की भी सांद्रता को व्यक्त किया जाता है, जिसकी सांद्रता अगर कहेगा उसको बड़ी कोष्ठ के अंदर लिख देंगे तो हो गया उसकी सांद्रता। यानी मेनली जो है ना विलयन में हम लोग जो है किसी भी विलयन में अम्ल बतलाना है या क्षार बतलाना है, तो मेनली हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के आधार पर ही, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के आधार पर भी किसी विलयन के पीएच मान को बताया जाता है। किसी विलयन के पीएच मान को मुख्य रूप से विलयन में देखते हैं कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या है। तो इसमें हम लोग विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के लघुगणक, ठीक है, देखिए जिसकी सांद्रता कहेगा विलयन में कह रहा उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, यानी हाइड्रोजन आयन को बड़ी कोष्ठ के अंदर लिख दे, इसका मतलब हो गया हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, किसी भी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के लघुगणक, लॉग से गुना कर दिया गया है। लघुगणक का मतलब लॉग, लॉग के बारे में पहले पढ़ाया जाता था, 9th क्लास में ही बच्चे को पढ़ाया जाता था, है ना। जैसे यहाँ पर देखिए लॉग के बारे में कुछ फार्मूला जो है, लॉग के कुछ मान जो है, जैसे log 10 का मान कितना होता है? 1 होता है। log 10 के पावर 2 है, यानी log 10 का मान, log 100 का मान होता है 2 होता है। log 10 के पावर 3 का मतलब log 1000 का वैल्यू 3 होता है। log 10 के पावर 7 का वैल्यू 7 होता है। इस तरह से याद रखने हैं। और कुछ फार्मूला जो है, जैसे a log b है तो इसको log जो यहाँ पर आगे है वो चल जाता है पावर में, ठीक है। चलिए देखिए, तो किसी विलयन में पीएच मान होता है कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के लघुगणक, यानी लॉग से क्या कर दिए? गुना के ऋणात्मक मान को, यानी इसमें माइनस से क्या कर दिए? गुना कर दिए, को ही विलयन का क्या कहते हैं? पीएच मान कहते हैं। विलयन का पीएच मान है क्या? तो किसी भी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के लघुगणक के ऋणात्मक मान को ही विलयन की क्या कहते हैं? सांद्रता कहते हैं। सिर्फ आप इस फार्मूले को देखिए, और इस फार्मूले को देख करके आप बोल सकते हैं कि विलयन का पीएच मान से आप क्या समझते हैं। विलयन के पीएच मान से हम लोग किसी भी विलयन की, पढ़ने से फायदा क्या हुआ? विलयन का पीएच मान काहे पढ़ रहे हैं? तो विलयन के पीएच मान से हम लोग किसी भी विलयन के अम्लीयता, क्षारीयता या उसकी उदासीनता को बतला सकते हैं कि कोई विलयन अम्लीय है या क्षारीय है या उदासीन है। विलयन के पीएच मान से हमें किस चीज़ की जानकारी मिलता है कि कोई भी विलयन अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन है, ठीक है। तो इसलिए विलयन का पीएच मान पढ़ना है। विलयन का पीएच मान किसे कहते हैं? तो किसी भी विलयन में उपस्थित, है ना, किसी भी विलयन में उपस्थित अम्लीयता या क्षारीयता की पहचान मुख्य रूप से हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के आधार पर किया जाता है कि हाइड्रोजन, किसी भी विलयन के अंदर हाइड्रोजन आयन कितना, उसकी सांद्रता कितना है। तो देखिए, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के लघुगणक के ऋणात्मक मान को ही उस विलयन का पीएच मान कहा जाता है। अब देखिए पीएच मान जो है, इसको हम लोग पीएच मान बराबर हो गया माइनस लॉग ये हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, इसका मतलब हो गया हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। किसी को भी बड़ी कोष्ठ के अंदर लिख दिए तो कहलाता है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। अगर हमको किसी का भी निकालना है, मुकेश की सांद्रता, तो मुकेश को बड़ी कोष्ठ के अंदर लिख दिए तो ये हो गया मुकेश की सांद्रता। जिसकी सांद्रता कह रहा है उसको बड़ी कोष्ठ के अंदर उस तरह से दर्शाया जाता है। तो इस तरह से किसी विलयन के अंदर उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के लघुगणक, यानी लॉग से गुना के ऋणात्मक मान, यानी माइनस से गुना कर दिए, वही कहलाता है विलयन का पीएच मान। अब देखिए इस स्टेप को आगे हम लोग बढ़ाएंगे, जो आगे रहता है, ठीक है, वो पावर में चला जाए। जैसे देखिए ए लॉग बी का जो है फार्मूला होता है लॉग बी के पावर ए, यानी जो ए जो है ना आगे था वो बी के पावर में चला गया है ना। तो वही किया गया, माइनस लॉग के आगे क्या है, जो लॉग के आगे जो भी कुछ रहता है वो कहाँ चल जाता है? पावर में। माइनस था लॉग, तो एक चाह कहाँ चल गया? पावर में चल गया, है ना। और इसके बाद जो है
यहाँ पर देखिए ए के पावर माइनस क्या है m। अगर कोई किसी भी संख्या के पावर में, किसी की भी चीज़ के पावर में अगर माइनस है तो नीचे जाने के बाद वो प्लस में चला जाता है। तो इस तरह से log एच पॉजिटिव के ऊपर क्या था -1। अब इसको हम लोग उल्टा नीचे करके लिखेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में चल बदल जाएगा। जिस तरह से ये फार्मूला जो है किसी के पावर माइनस उसको बट्टा में भेजेंगे तो कोचिंग बदल जाएगा प्लस में। इस तरह से pH मान बराबर लॉग, ठीक है, लॉग 1 हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। अब देखिए इस फार्मूले का इस्तेमाल करके कैसे क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है वो बताता हूँ। शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दिया गया है ना, जिसकी भी pH मान पूछेगा उसकी सांद्रता दिया रहेगा। तो जैसे क्वेश्चन दिया गया है कि शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दिया गया है 1 × 10⁻⁷ है, तो शुद्ध जल का pH मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दिया गया है, ए हाइड्रोजन आयन दिया गया कितना 1 × 10⁻⁷। अब जो है pH मान जो है pH मान बराबर फार्मूला यहाँ पर हम लोग अप्लाई कर देंगे। क्या होता है, pH मान बराबर log 1/H, ये हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, log और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दिया गया है वो 1 × 10⁻⁷, तो लिख दिए 1/10⁻⁷। अब ये log 10⁻⁷ ऊपर जाएगा तो log 10⁻7, और log 10⁻7 का वैल्यू कितना होता है, 7 होता है। तो यहाँ पर आ गया 7, यानी pH मान कितना आ गया 7। अब देखिए किसी भी बिलियन का जो है इस तरह से किसी भी बिलियन का pH मान जो है, अगर किसी भी बिलियन का अगर pH मान जो है अगर 7 से कम होता है, 7 से क्या होता है, अगर कम, 7 से कम, अगर किसी बिलियन का pH मान 7 से कम होता है तो ऐसे बिलियन को अम्ल बोला जाता है, अम्लीय बिलियन। जिसका pH मान 7 से अधिक रहेगा, 7 से अधिक, तो उसको क्षारीय बिलियन बोला जाता है। और जिसके बिलियन 7 के बराबर है तो उसको उदासीन बिलियन बोला जाता है। जिस बिलियन का pH मान 7 से कम उसको बोलते हैं अम्लीय, जिसका बिलियन का pH मान 7 से अधिक क्षारीय, और जिसका pH मान 7 के बराबर उदासीन होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है यहाँ पर देखते हैं बिलियन के pH मान के द्वारा उसकी अम्लीयता और क्षारीयता को बताया जाता है ना। किसी भी बिलियन के pH मान के द्वारा हम लोग क्या बताते हैं, उसकी अम्लीयता या क्षारीयता को। जैसे यहाँ पर दिया गया है 3 बिलियन लिया गया है, बिलियन ए, बिलियन बी और बिलियन सी। बिलियन ए की जो है pH मान 7 से कम है, बिलियन बी का pH मान 7 के बराबर है, और बिलियन सी के pH मान 7 से अधिक है। अब पूछा है कि जिसका pH मान 7 से कम है इस बिलियन कैसा होगा, तो ये बिलियन अम्लीय होगा। जिसका बिलियन का pH मान 7 से कम अम्लीय, जिसका बिलियन का pH मान 7 से अधिक क्षारीय, जिसका बिलियन का pH मान 7 के बराबर उसको बोलते हैं उदासीन बिलियन। अब देखिए आगे, अब जो है लाइकेन के छाल से जो है एक पेपर बनाया गया जिसको बोलते हैं pH पेपर। एक pH पेपर बनाया गया, और pH पेपर के द्वारा भी हम लोग किसी बिलियन की अम्लीयता और क्षारीयता की जानकारी दे सकते हैं, है ना। किसी बिलियन की अम्लीयता और क्षारीयता के बारे में बताया जाता है। और सबसे पहले जो pH पेपर बनाया गया था लाइकेन नामक एक पौधा है जो ये आता है ब्रायोफाइटा जगत के अंतर्गत, थैलोफाइटा जगत के अंतर्गत आता है। थैलोफाइटा आप लोगों ने 9th क्लास में बायोलॉजी पढ़ा होगा। लाइकेन जो है थैलोफाइटा जगत का एक पौधा है लाइकेन, और इसी से क्या किया जाता है, इसके छाल से एक पेपर बनाते हैं जिसको बोलते हैं pH पेपर। और pH पेपर के द्वारा हम लोग किसी बिलियन की अम्लीयता और क्षारीयता को बता सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया pH पेपर भी अलग अलग रंग के भी हो सकता है, जैसे लाल और नीला। जैसे यहाँ पर हमें 3 प्रकार के बिलियन लिया गया, बिलियन ए, बिलियन बी और बिलियन सी। देखिए यहाँ पर ये जो है ना, अगर कोई अम्लीय बिलियन है, नीला लिटमस पत्र डाला गया, एक चीज़ डाला गया नीला लिटमस पत्र, और नीला को अगर लाल कर दें तो ऐसे बिलियन को बोला जाता है अम्लीय बिलियन। ऐसे बिलियन को क्या कहा जाता है, अम्लीय। और ऐसे भी याद रखें अम्लीय बिलियन जो है ना, अम्ल जो होता है ना, अम्ल जो है ना एक तरह के तेजाब है, और तेजाब किसी पर गिरेगा तो लाल कर देगा ना। तो इस तरह से याद रखें, जो नीला लिटमस पत्र को नीला डालें बिलियन में और क्या निकला, लाल, तो ऐसे बिलियन को अम्लीय बिलियन बोलते हैं। जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर दे उसको बोलते हैं अम्लीय बिलियन। और जो लाल लिटमस पत्र को लाल डाले हैं और सी बिलियन से क्या निकला, नीला, जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर दे ऐसे को बिलियन को बोलते हैं क्षारीय बिलियन। और जैसा डाले हैं वैसा निकल जाए, काला डाले थे काला ही निकल गया, तो जैसा डालें वैसा निकल गया तो उदासीन बिलियन। अगर लाल डालते लाल ही निकलता तो उदासीन बिलियन।
है ना। तो अगर उदासीन विलयन रहता है तो पीएच पेपर को पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। आगे देखें पीएच स्केल। अब पीएच स्केल के द्वारा भी जो है ना हम लोग किसी भी विलयन की अम्लीयता और क्षारीयता को बताते हैं। पीएच स्केल, इसे पीएच स्केल क्या है, तो इसे 1909 ईस्वी में सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने बनाया था, जिस पर 0 से 14 तक पीएच मान अंकित रहते हैं, है ना। इसमें पीएच स्केल पर क्या होता है, तो पीएच मान ही अंकित होता है और जिससे किसी विलयन की अम्लीयता और क्षारीयता को बताया जाता है। जैसे यहाँ पर पीएच स्केल को बनाया है, पीएच स्केल। अब देखिए यहाँ पर पीएच स्केल को बनाया गया है, अगर 7 से कम है ना, अगर इस पीएच स्केल में जो है 0 से 14 तक जो है अंकित रहता है पीएच मान, और अगर 7 के बराबर अगर पीएच मान है तो ऐसे विलयन को बोलते हैं उदासीन विलयन, और अगर 7 से कम है तो अम्लीय, और 7 से अधिक है तो क्षारीय। ठीक है, पीएच मान अगर 7 से कम है तो अम्लीय, 7 से अधिक है तो क्षारीय, और 7 के बराबर है तो उदासीन विलयन कहते हैं। बात समझ में आ गया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और हम लोग आगे पढ़ते हैं, देखते हैं क्या इसमें और पढ़ना है। चलिए आगे हम लोग देखने वाले हैं पदार्थ का जो है और उसके पीएच मान। यहाँ से सवाल जो है ना हर साल आता है, इम्पॉर्टेंट है, हर साल जो है यहाँ से 1-2 नंबर का सवाल आता है पीएच मान। जैसे रक्त का पीएच मान पूछ देगा तो 7.4 है ना, रक्त का पीएच मान 7.4 है तो ये पदार्थ अम्लीय होगा या क्षारीय, तो क्षारीय हो जाएगा। जो बताया था जिसका पीएच मान 7 से अधिक उसको बोलते हैं 7 से अधिक क्षारीय, जिसका पीएच मान 7 से कम अम्लीय है और 7 के बराबर उदासीन। तो रक्त का पीएच मान 7.4 है, ये क्षारीय होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है, 10 होता है। नींबू के रस 2.2 से 2.4, जैसे इसको कैसे याद रख सकते हैं, तो पता होगा जब आप लोग जाते होंगे बाज़ार में सब्जी खरीदने के लिए तो सब्जी वाले भैया को बोलते होंगे कि 2-4 को नींबू भी डाल दीजिएगा, तो 2.2 से 2.4 याद रखिएगा। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है ना। हम इसको कैसे याद रखेंगे, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, तो हम लोग जानते हैं 7 दिन क्या चाहिए, हमें जल की ज़रूरत होता है, 7 दिन जल की ज़रूरत है, इसलिए इसका पीएच मान 7। मुँह का पीएच मान कितना है, तो 5.5 से लेकर 5.8। मुंह का पीएच मान, मुंह एवं लार का जो पीएच मान होता है लगभग 5.5 होता है, ठीक है, या 5.8 तक है। मूत्र का पीएच मान कितना होता है, 6। मूत्र का पीएच मान कितना होता है, 6। दूध का पीएच मान कितना होता है, 6.5। दूध का पीएच मान है ना, सुबह पर दूध जो है ना, सुबह पर ही दूध जो है 5 बजे या 6 बजे दुहाता है, कि बजे सुबह पर या शाम को दूध जो है 5 या 6 बजे दुहाता है, यानी 6.5 याद रखिएगा। हमारा शरीर का पीएच मान जो है पीएच पर 7 से 7.8 तक होता है, 7 से 7.8 तक। अगला है टमाटर। टमाटर का पीएच मान 4। देखिए टमाटर में कितने शब्द हैं, 4, तो इसका पीएच मान 4। सिरका में सिरका का पीएच मान, सिरका या विनेगर का 3। अब सिरका में कितने शब्द हैं, 3, तो 3। नमक या मिट्टी का पीएच मान होता है 7। समुद्र जल का पीएच मान 8.4 और अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है कितना, 5.6। आगे क्या पढ़ना है, दैनिक जीवन में पीएच मान का महत्व बताइए, पीएच का महत्व क्या है। तो देखिए दैनिक जीवन में पीएच का महत्व निम्नलिखित है। पहला, रक्त एवं मूत्र की जांच करने में हम लोग पीएच मान का उपयोग करते हैं। कैसे, तो देखिए मनुष्य के रक्त का जो है पीएच मान 7.4 एवं मूत्र का पीएच मान 6 होता है। यदि इसमें थोड़ा सा भी परिवर्तन होगा ना तो शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होने लगते हैं, और जब रोग होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसके अनुसार जो है दवा चलाते हैं। यानी कि ये पीएच मान में परिवर्तन की वजह से ही रक्त एवं मूत्र का जो है पीएच मान जितना सीमा में होता है उससे अगर थोड़ा सा भी परिवर्तन कम या ज़्यादा होता है तो शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग होने लगते हैं, है ना। दूसरा है मिट्टी की जांच करने में। देखिए खेत की अच्छी पैदावार के लिए खेत की मिट्टी के पीएच मान जो है ना 7 के बराबर होना चाहिए। खेत की मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए, अच्छी पैदावार के लिए 7। अगर इसमें थोड़ा सा भी परिवर्तन होगा तो अच्छी पैदावार नहीं होगा। यानी मिट्टी का पीएच मान लगभग 7 के बराबर होगा, यानी उदासीन लगभग लेवल में, तो वो ठीक रहेगा। अगर पीएच मान अगर कम हो जाएगा यानी अम्लीय या क्षारीय होगा ना तो दोनों कंडीशन में फसल अच्छा नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग किसान भाई पता कर लेंगे कि अम्लीय है या क्षारीय है, उसी के अनुसार जो है ना हम लोग उसमें खाद डालते हैं। अगर 7 के बराबर है तो ठीक है,
अच्छी पैदावार होगा, और 7 से कम या ज़्यादा होगा तो अच्छी पैदावार नहीं होगा। जलाशय जल की जांच करने में, यानी नदी या तालाब के जल की जांच करने में, किसी भी जलाशय जल का पीएच मान जो है एक निश्चित सीमा के अंदर होता है। यदि इसमें थोड़ा सा भी परिवर्तन होगा तो इसमें रहने वाले जलीय जीवों का जीवन मुश्किल में हो जाएगा। कभी कभी देखेंगे कि जो समुद्र में रहने वाला जो जलीय जीव है या नदियों में तालाबों में, तो वो कभी कभी मर जाता है, क्योंकि वो पानी का पीएच मान में गड़बड़ी की वजह से पानी जहरीला हो जाता है, या कह सकते हैं कि जिस वजह से उसमें रहने वाले जीवों का जीव मर जाते हैं। यानी किसी भी जलाशय, नदी या तालाब के जल का पीएच मान एक निश्चित सीमा के अंदर होना चाहिए। मुंह के लार की जांच करने में, लार एवं मुंह का पीएच मान जो है ना लगभग 5.5 होता है। यदि इसके पीएच मान में थोड़ा सा भी परिवर्तन होगा तो दंत क्षरण होने लगता है। यानी देखे होंगे कि दांत क्षरण, किसी का जो है ना दांत टूटता है, खोड़ा हो जाता है, या कि बहुत सारे कारण हैं। लेकिन पीएच मान अगर इससे कम रहेगा ना, दांत या लार और मुंह के पीएच मान 5.5 से कम रहेगा तो दंत क्षरण शुरू हो जाता है। इसलिए हमको इसकी उसी के अनुसार जो है ना हम लोग मेंटेन करते हैं। तो चलिए आज के लिए हम लोग इस वीडियो में इतना ही रखने देते, तो बाकी जो है अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो ये पढ़ाया हुआ कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो बिल्कुल लाइक करेंगे, और साथ ही साथ वीडियो को कमेंट भी करेंगे, बताएंगे कि आपको कैसा लगा पढ़ाया हुआ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।